आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आधुनिक और डेटा संचालित राजनीतिक मशीनें उन पुरानी पार्टियों को पूरी तरह पछाड़ रही हैं, जो समय के साथ वैचारिक रूप से ठहर सी गई हैं। ये कोई भावनाओं पर आधारित चर्चा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जमीनी डेटा और स्ट्रक्चरल बदलावों का एक क्लिनिकल विश्लेषण है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा। पहले स्थापित राजनीतिक किलों के ढहने की बात करेंगे, फिर बीजेपी की डेटा मशीनरी और टीवीके के डिजिटल मॉडल्स को समझेंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक्स और आखिर में बदलाव अपनाए या खत्म हो जाने वाले सिद्धांत को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, राजनीतिक किलों का पतन। देश भर में दशकों से जमे हुए क्षेत्रीय सत्ता के गढ़ जिस तरह से ढहरे हैं, वो कोई आम चुनावी हार जीत नहीं है। ये एक अभूतपूर्व स्ट्रक्चरल कोलैप्स है। ये डेटा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस भारी गिरावट को दिखाता है। बंगाल में कभी अजय मानी जाने वाली टीएमसी सिमटकर 90 सीटों के नीचे आ गई है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके तीसरे नंबर पर खिसक गई। असम में कांग्रेस की लगातार तीसरी हार हुई और केरल में तो 10 साल के राज के बाद लेफ्ट फ्रंट पूरी तरह से सत्ता से ही बाहर हो गया। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर नहीं है। 15 साल की सत्ता से पैदा हुई वोटर फटीग, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली वाली व्यवस्था और शहरी व महिला वोटर्स का मोहभंग होना इसके सबसे बड़े कारण हैं। सोचिए, बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख वोटर्स यानी पूरे 12% मतदाताओं का हटाया जाना, ये एक ऐसा विशाल डेमोग्राफिक बदलाव है जिसने पुराने समीकरणों की जड़ें हिला दी हैं। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, बीजेपी एक डेटा संचालित मशीन। आइए इस पहली केस स्टडी पर नजर डालते हैं कि कैसे एक कॉर्पोरेट स्टाइल की इलेक्शन मशीनरी विपक्ष को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से कमजोर करती है। ये रणनीति सिर्फ बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। चुनाव से पूरे 6 महीने पहले ही राष्ट्रीय स्तर के नेता जमीन पर तैनात हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि पोलिंग एजेंट्स चुनने के लिए बाकायदा लिखित परीक्षाएं यानी रिटन एग्जाम्स लिए जाते हैं, बिल्कुल कॉलेज एग्जाम्स की तरह। इसके बाद अलग अलग डेमोग्राफिक्स के हिसाब से एकदम माइक्रो टारगेटेड मैसेजिंग होती है, जिसके सामने विपक्ष की रुकी हुई रणनीतियां टिकी नहीं पाती। 45%, ये आंकड़ा इस बूथ लेवल इन्वेस्टमेंट का सीधा रिजल्ट है। बंगाल में ये वोट शेयर इस बात का पक्का सबूत है कि लगभग 2/3 हिंदू वोटर्स का एकीकरण हो चुका है। ये इस सुगठित डेटा संचालित सिस्टम के जबरदस्त असर को साबित करता है। ये मशीनरी सिर्फ अनुशासित नहीं है, बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद फ्लेक्सिबल भी है। उत्तर भारत में जो पार्टी अलग रुख रखती है, वो बंगाल में स्थानीय संस्कृति के हिसाब से ढल जाती है। ग्रामीण इलाकों के लिए अलग चेहरे और शहरी वोटर्स के लिए अलग चेहरे उतारे जाते हैं। स्थानीय लड़ाइयों को मोदी बनाम ममता का राष्ट्रीय रूप देकर यह सटीक टारगेटिंग पुरानी और ओवर कॉन्फिडेंट व्यवस्थाओं को आसानी से पछाड़ देती है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, टीवीके और डिजिटल ग्रासरूट मोबिलाइजेशन। तमिलनाडु का रुख करें तो वहां एक बिल्कुल अलग डिजिटल फर्स्ट कार्यप्रणाली दिखती है, जो स्थापित राजनीतिक एकाधिकार को तोड़ने का एक एकदम नया तरीका है। 85,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये जोसेफ विजय द्वारा पिछले 15 सालों में बिना कोई शोर मचाए बनाए गए डिजिटल फैन क्लब्स की संख्या है। इसे रातों रात खड़ा नहीं किया गया था। टीवीके ने पारंपरिक पार्टी स्ट्रक्चर्स को तो जैसे पूरी तरह से बाईपास ही कर दिया। उन्होंने इन लोकल डिजिटल फैन क्लब्स को ब्लड डोनेशन कैंप्स और बाढ़ राहत अभियानों के जरिए एक्टिव जमीनी कार्यकर्ताओं में बदल दिया। विपक्ष बस एक फिल्म स्टार को हल्के में लेता रहा, जबकि ये फैन बेस चुपचाप एक विशाल और स्ट्रक्चर्ड फिजिकल नेटवर्क में तब्दील हो गया। इस 85.1% वोटर टर्नआउट ने एक बहुत बड़ा और स्पष्ट मैसेज दिया। ये सत्ता के खिलाफ और डीएमके की डुओपोली को लेकर लोगों के भारी गुस्से का सीधा प्रकटीकरण था। इस शिफ्ट का असर इतना जबरदस्त था कि डीएमके के 31 मंत्री मतगणना में पीछे चल रहे थे और रूलिंग पार्टी एक ही झटके में तीसरे स्थान पर लुढ़क गई। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जनसांख्यिकी और वंशवाद। यहां हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से आज का वोटर पारिवारिक राजनीतिक राजवंशों से एकदम दूर होता जा रहा है। ये तुलना बिल्कुल साफ दिखाती है कि युवा वोटर्स अब पुरानी फैमिली ब्रांड्स के बजाय नए और फ्रेश डिजिटल चेहरों को चुन रहे हैं। एक तरफ लेगेसी मॉडल है जो परिवार के नाम, पारंपरिक रैलियों और वैचारिक अहंकार पर टिका है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक मॉडल है जो एल्गोरिदम और नए डिजिटल चेहरों का इस्तेमाल करता है। डीएमके ने अपनी एंटी डायनेस्टी जड़ों के बावजूद उदयनिधि स्टालिन को आगे किया, जो डिजिटल युग के वोटर्स की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। इस टाइमलाइन को देखिए।
वाम मोर्चे का मिटना इस बात का ऐतिहासिक उदाहरण है कि समय के साथ अपनी विचारधारा को अपग्रेड ना करने का क्या अंजाम होता है। 1977 से पहले जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी थी, 2011 में बंगाल में उनका 30 साल का राज खत्म हुआ और अब केरल में हारने के बाद भारत में कम्युनिस्ट सरकारों की संख्या 0 हो गई है। विपक्ष के संगठनात्मक विफलताएं भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इंडिया ब्लॉक जैसे टूटते गठबंधन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ना होना और एक ऐसा लीडरशिप वैक्यूम जहां एक ही नेता दिल्ली और असम दोनों जगह एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हो, ये सब ओवर एक्सटेंशन के नतीजे हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स को इग्नोर करने से जमीनी समर्थन कभी भी चुनावी जीत में तब्दील नहीं हो पाता। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बदलाव अपनाएं या खत्म हो जाएं। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक प्रणालियों के सर्वाइवल और आज के मॉडर्न वर्कफोर्स में प्रोफेशनल अडेप्टेशन के बीच एक बहुत ही गहरी समानता है। ऑब्सोलेसेंस यानी अप्रचलन का शिकार होना। जब भी कोई सिस्टम, संगठन या प्रोफेशनल बदलती तकनीकी या स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स के हिसाब से अपना ऑपरेटिंग मॉडल अपग्रेड नहीं करता, तो उसका खत्म होना तय है। जिस तरह राजनीतिक दलों के लिए डेटा अपनाना जरूरी है, उसी तरह प्रोफेशनल्स के लिए एआई जैसी नई तकनीकों को अपनाना एक यूनिवर्सल रूल ऑफ सर्वाइवल है। इसी वजह से मॉडर्न वर्कफोर्स में आउटस्किल जैसी प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। डेवलपर्स और इंजीनियर्स के लिए ये 2 दिन का लाइव एक्सपीरियंस, जहां वे जीपीटी और क्लॉड के साथ रियल वर्कफ्लो सीखते हैं और फुल स्टैक एआई एजेंट्स बनाना सीखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजनीतिक दलों का डेटा मशीनरी को अपनाना। जो प्रोफेशनल अपनी स्किल्स को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, वे पुरानी राजनीतिक पार्टियों की तरह ही पीछे छूट जाएंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। एक तरफ मॉडर्नाइज्ड और सुव्यवस्थित पार्टियों का शानदार ग्राफ ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ पुरानी पार्टियों और बिखरे हुए गठबंधनों की गहरी गिरावट है। आज के राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल की सच्चाई यही है कि केवल वही मशीनें फल फूल रही हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न हैं। इस पूरे डीप डाइव विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या ये पारंपरिक राजनीतिक दल समय रहते अपनी मशीनरी को आधुनिक बनाएंगे या फिर हमेशा के लिए ऑब्सोलेसेंस यानी अप्रचलन का शिकार हो जाएंगे? फैसला अंततः इसी बात पर टिका है कि कौन बदलाव के लिए कितना तैयार है।